नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा सांख्य दर्शन। महर्षि कपिल इसके जन्मदाता माने जाते हैं और उन्होंने सांख्य दर्शन जो दो शब्दों के मेल से बना है, सांख्य और दर्शन। सांख्य शब्द का मतलब यहाँ पर है संख्या और दर्शन शब्द का मतलब है विचारधारा। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन का मतलब हुआ विचारधाराओं का संख्या के आधार पर वर्णन या विवेचना। इस आधार पर हम सांख्य दर्शन के बारे में कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें तत्वों की विवेचना संख्याओं पर आधारित होती है और इसमें प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को प्रमुख माना जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, अनंत हैं। प्रकृति को यहाँ जड़ तत्व माना गया है और पुरुष को चेतन तत्व माना गया है, जिसमें प्रकृति को सत, रज और तम इन तीन गुणों का समन्वय माना इसमें इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष ये दोनों 23 तत्वों के साथ संपर्क करके या 23 तत्वों के साथ मिलकर इस संसार के जो संरचना है उसको आगे बढ़ाने में या इस जगत का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो 23 अन्य तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें से आप इमेज में देख भी पा रहे हैं, जिसमें से 3 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार। 5 कर्मेंद्रियां हैं, पाद, हस्त, उपस्थ, वायु और वाक। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कर्ण। और 5 तन्मात्राएं हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द तन्मात्राएं। और 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस तरीके से 25 तत्व जो इस संसार के निर्माण के पीछे अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस आधार पर अगर हम सांख्य दर्शन की जो विशेषताएं हैं उनको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति और पुरुष का मिश्रण है, अर्थात सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की अहम भूमिका है और मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्ति। और प्रकृति और पुरुष यहाँ दोनों मूल तत्व हैं और इसी से संसार का निर्माण हुआ है। और जब इंसान मोक्ष प्राप्ति की प्रयत्न करता है तो उसके पास विवेक रूपी ज्ञान का होना आवश्यक है। और विवेक रूपी जो ज्ञान है वो कहाँ से मिल सकता है? वो मिल सकता है योग साधना से। और योग साधना कैसे मिल सकती है? उसके लिए हमें अपने आचरण में नैतिक जो शब्द है उसको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमारा आचरण नैतिकता से जुड़ा हुआ होना आवश्यक है। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सांख्य फिलॉसफी, अर्थात सांख्य दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उन दोनों को प्रशिक्षित करती है, जिससे बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चा अज्ञान से मुक्त होता है, मोक्ष की ओर अग्रसर होता है और बच्चे के सद्विवेक को जागृत करने में मदद करती है शिक्षा। तो यहाँ शिक्षा और सांख्य दर्शन इन दोनों का रिलेशन क्या है? तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है मनुष्य को अज्ञान से मुक्ति दिलवाना। यहाँ हम कह सकते हैं कि अज्ञान जो सभी दुखों का कारण है, अगर हम शिक्षा के माध्यम से उसको अज्ञान से मुक्ति दिलवा देते हैं तो वो अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, जो मोक्ष प्राप्ति की ओर हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इस दर्शन का अगला उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास। तो शिक्षा के माध्यम से हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जब दोनों ही विकसित होंगी तो दोनों के प्रशिक्षण से व्यक्ति का शारीरिक विकास संभव हो पाता है। नेक्स्ट है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का मतलब यहाँ पर क्या है? बुद्धि, बुद्धि से जुड़ा हुआ विकास। तो बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिसमें गलत और सही निर्णय लेने के हमें वो योग्य बनाती है। तो जब व्यक्ति में सद्विवेक पैदा होगा, बुद्धि ऑटोमेटिकली उसकी डेवलप हो जाएगी। नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब क्या है यहाँ पे? कि अगर हम
अपने बच्चे को मूल्यों के साथ जोड़ना चाहते हैं तो बच्चा जो है नैतिक मूल्यों को अपनाकर ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, सत्य और असत्य की पहचान कर सकता है। तो बच्चा जो है सही और गलत की पहचान करके सांख्य दर्शन का जो संबंध है उसके व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक जो दोनों पक्षों के साथ है। तो इस तरीके से जो सांख्य दर्शन है उसके शैक्षिक उद्देश्य बच्चे के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं करिकुलम इन सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन का जैसे हमने अभी बताया कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पक्षों का यह प्रतिनिधित्व करता है, तो इसीलिए इनका पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों पूरी तरह से विकसित हो सके। तो इस आधार पर इन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड की है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था में इनका कहना है कि हमें खेल और व्यायाम के माध्यम से बच्चे का शारीरिक विकास करना चाहिए, और जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो पाठ्यक्रम में सामान्य गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा जैसे विषय पढ़ाए जाने चाहिए। और किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंच जाता है तो उसकी तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, तो उसे कहानियां, निबंध, कविताएं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं करवाई जानी चाहिए, जिससे बच्चा मनोवैज्ञानिक स्तर के जो गतिविधियां हैं उनसे परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट मेथड्स। मेथड्स क्या है? सांख्य दर्शन में 3 प्रमाणों का वर्णन किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का यहाँ पर मतलब है कि बच्चों को इंद्रियों के प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से जानकारी देना। जैसे अगर हमारी जो इंद्रियां हैं, हम आंखों से देख सकते हैं या कानों से सुन सकते हैं, तो डायरेक्ट उन्हें नॉलेज दी जाए। अनुमान क्या है? अनुमान है जब किसी माध्यम से पूर्व ज्ञात वस्तु के आधार पर किसी नवीन वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, या हम कह सकते हैं कि जो हमें पहले पता है और उस आधार पर हम नई चीजों को अनुमानित कर लेते, जैसे बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान होना। नेक्स्ट है हमारी शब्द विधि। शब्द विधि किससे संबंधित है? ये जुड़ी हुई है व्याख्या विधि से, चर्चा से, परिचर्चा से, जो सामान्यतः उच्च कक्षाओं में जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी भी कंसेप्ट को कोई भी प्रॉब्लम है उसमें डायरेक्ट चर्चा, परिचर्चा करते हैं या भाषण, व्याख्यान करते हैं, तो इस आधार पर हम अपने जो नॉलेज है उसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा रोल ऑफ टीचर। तो यहाँ सांख्य दर्शन के अनुसार अध्यापक में बहुत सारे जो विशेषताएं हैं वो होनी चाहिए। कौन कौन सी? जैसे उसे अपने विषय की पूरी तरह से जानकारी हो और उसके अंदर जगत को, प्रकृति को, पुरुष को, इन सब को समझने की योग्यता होनी चाहिए। या अध्यापक जो है वो बच्चे के नैतिक आचरण का प्रशिक्षण प्रदान जब उसको करना है तो उसे स्वयं भी अपने आप को एक आदर्श स्वरूप बच्चे के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। इसके अलावा अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का पता होना चाहिए, अध्यापक आत्म अनुशासित होना चाहिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सांख्य दर्शन है उसके शैक्षिक योगदान को अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत कम कमियां हैं, लेकिन इसने मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करना ही इस दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। इसका पाठ्यक्रम व्यवहारिक है, मनोवैज्ञानिक है और सैद्धांतिक भी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक शिक्षण की जिन विधियों और पाठ्यक्रम निर्धारण की बात करते हैं उसके बीज सांख्य दर्शन में ही निहित थे। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।